हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में, सेल एंड इट्स फंक्शंस के बारे में। दोस्तों, जो भी पीपीएमईटी या फिर पीजीआई एमईआर की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों पंजाब में, उनमें यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रखा है। ठीक है दोस्तों, सेल एंड इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस के बारे में, सेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर न्यूज़ वीडियो, लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स सारे आपको आसानी से मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़े रहना और बेल आइकन को प्रेस करके चलना ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ सके। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आपको नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे आसानी से मिल सकेंगे, न्यूज़ नोटिफिकेशन, सारे वीडियो लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेज। ओके, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना ताकि वीडियो अच्छे से पूरी तरह समझ में आ सके। आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, सेल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शायद ही बायोलॉजी में और चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो सेल के बारे में हम आज बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना हमें एंड में जाके वीडियो कैसी लगे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। ओके, और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेक्चर्स लेकर आ सकें। ओके दोस्तों, आज मैं आपको थ्योरी बताऊंगा सेल के बारे में, पूरी डिस्कस थ्योरी करेंगे। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चंस निकाल कर लाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल को दोस्तों क्या बोला जाता है? कोशिका। कोशिका बोला जाता है सेल को। तो सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि कोशिका ये सबसे छोटी इकाई है लिविंग टिश्यू की। ओके, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसी दोस्तों? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसी दोस्तों? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, तो सेल सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि सबसे छोटी इकाई है लिविंग टिश्यू की या फिर लिविंग बॉडी की। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो, लिविंग टिश्यू भी बोल सकते हो और लिविंग बॉडी भी बोल सकते हो। अब सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं दोस्तों, अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, उनमें अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं। तो अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं, वो अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करती है। ओके, ए सेल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, यानी जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे बिलो में। ओके, तो आज बात करते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स की बनी होती है सेल्स, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है दोस्तों सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। एक बार मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर और बता दूंगा, ठीक है, थोड़े से वीडियो में आगे निकल कर। ओके, तो सबसे फर्स्ट आ जाता है दोस्तों सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। एक मिनट दोस्तों, सेल वॉल। और दोस्तों सबसे फर्स्ट आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द लिविंग सेल, यानी कि सेल वॉल क्या होती है दोस्तों? सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्या दोस्तों? सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इट इज़ द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ लिविंग सेल, यानी कि सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल बाउंड्री होती है लिविंग सेल की, यानी सेल की एक तरह से बाउंड्री होती है जो कि सेल को ढकने का कार्य करती है। ठीक है, सेल को ढके रखती है, यानी कि सेल का कवर क्या हो गया फिर? सेल वॉल। ओके, इट इज़ ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्या दोस्तों? इट इज़ दी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यानी जो सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कितनी लेयर पाई जाती है दोस्तों? इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। और किसकी बनी होती है दोस्तों? ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। अब आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे बन के निकलते हैं दोस्तों? सेल वॉल यानी कि एक्सटर्नल बाउंड्री क्या है लिविंग सेल की, तो हो जाएगा सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि सेल वॉल की लेयर होती है वो कितनी लेयर की बनी होती है? 1 2 3 4, यानी कि 3 लेयर की होती है सेल वॉल। ओके, अब ये किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके लिए, सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। ओके,
लिपिड एंड प्रोटीन्स को कॉमनली क्या बोला जाता है दोस्तों, लिपोप्रोटीन बोला जाता है। लिपिड्स में से लिपो लिया गया है और प्रोटीन्स में से प्रोटीन्स लिया गया है, ठीक है। तो ये लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। ओके, क्वेश्चंस एमसीक्यू आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। इट्स मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 70 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस, यानी कि मोटाई में कितनी होती है दोस्तों, सेल वॉल की मोटाई होती है वो कितनी होती है, 70 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, 70 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 70 एंगस्ट्रॉम थिकनेस में पाई जाती है मोटाई में सेल वॉल। ओके, अब द सेल वॉल अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि प्यारे बच्चों जो सेल वॉल होती है वो क्या अलाउ करती है, डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेज, यानी कि उनका एक तरह से पास आउट होना दोस्तों, उनको अलाउ करती है बाहर निकलने के लिए और अंदर आने के लिए, इनटू और आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के बाहर जाने के लिए और सेल के अंदर आने के लिए सेल वॉल उनको डिफ्यूजन का कार्य करती है। ओके, सेल वॉल डिफ्यूजन का कार्य कैसे करती है, एक तरह से आप मान लो दोस्तों उनको अंदर आने से रोकती है, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो भी ऐसी सब्सटेंस है जिनको अंदर आना जरूरी है उनको तो अंदर आने देती है, बाकी सब्सटेंस को बाहर ही रोक लेती है, ठीक है। और जो सब्सटेंस बाहर जाने वाले होते हैं उनको बाहर जाने देती है, बाकी को अंदर ही रोक लेती है। एक तरह से ये मेम्ब्रेन का कार्य करती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का। तो ये डिफ्यूजन का कार्य करती है, सब्सटेंस इनटू और आउट ऑफ द सेल्स, यानी सेल से बाहर और अंदर आने को सब्सटेंसेस को। ओके, आ गया, राइट। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, कौन सी आती है, न्यूक्लियस की। सेल में सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसी होती है, न्यूक्लियस की। तो दोस्तों न्यूक्लियस सेकेंड, इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है। तो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, सेल की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर कौन सी है दोस्तों, न्यूक्लियस, जो कि ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है दोस्तों, जो सेल का जो सेंटर होता है, सेंटर में यह प्रेजेंट होती है। ओके, तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या हो गई, न्यूक्लियस, और कहाँ प्रेजेंट रहती है, सेंटर ऑफ ए सेल। ओके, राइट। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है दोस्तों, मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप। कैसा होता है, शेप में दोस्तों न्यूक्लियर स्फेरिकल होता है, कैसा, स्फेरिकल शेप का होता है। अब क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके लिए, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ओके, राइट। अब आता है, इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियस है किसके द्वारा बंधा हुआ होता है दोस्तों, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बंधा होता है। जैसे सेल वॉल में, सॉरी दोस्तों, जैसे सेल में सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर, इसको ढके रखने का कार्य कौन करती है, सेल को, सेल वॉल। ऐसे ही दोस्तों न्यूक्लियस को ढके रखने का कार्य कौन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो द न्यूक्लियस कंटेंट्स, यानी न्यूक्लियस किस किस का बना होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो पाई जाती है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन की। ओके, न्यूक्लियस के अंदर दो स्ट्रक्चर कौन कौन सी पाई जाती है, फर्स्ट तो आ जाती है न्यूक्लियोलस और सेकंड आ जाती है क्रोमैटिन की, इसमें दो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ओके, न्यूक्लियस में। अब चलते हैं, फर्स्ट बात करेंगे हम न्यूक्लियस के एक की, न्यूक्लियोलस की। ओके, तो न्यूक्लियोलस इट इज द हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि कैसी स्ट्रक्चर है दोस्तों, हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस। फिलामेंटस जानते हो दोस्तों, बिल्कुल सीधी, ठीक है, फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है दोस्तों, न्यूक्लियस में। अब क्वेश्चन निकल कर रहा है, न्यूक्लियोलस इस कैसी स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका, हाईली कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी न्यूक्लियोलस की। ओके, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, सेंटर में, न्यूक्लियस के भी सेंटर में दोस्तों। सेल के सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के सेंटर में होता है दोस्तों न्यूक्लियोलस। ओके, राइट। प्यारे बच्चों समझ में तो अच्छा आ रहा होगा। आप चलते हैं और नेक्स्ट, इट इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, यानी कि दोस्तों यह न्यूक्लियोलस है, इसके ऊपर कोई सी भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। बट इट इज कंटेंस न्यूमेरियस ऑर्गेनेलीज, ओके, ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनेलीज हम बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो किसको कंटेन कर रखती है दोस्तों, इट कंटेंस न्यूमेरियस ग्रैन्यूल्स, यानी कि इसमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। कि क्या पाए जाते हैं दोस्तों, न्यूमेरियस ग्रैन्यूल्स। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है आपके लिए, यानी ग्रैन्यूलस जो होता है दोस्तों,
न्यूक्लियोलस होता है दोस्तों। न्यूक्लियोलस अपने सेंटर में किसको रखता है दोस्तों? न्यूमेरियस ग्रेन्यूल्स को रखता है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, यानी कि राइबोसोमल की साइट क्या है दोस्तों? सेल में या फिर न्यूक्लियस में, वो हो जाएगी दोस्तों न्यूक्लियोलस। यानी कि आपके लिए क्वेश्चन बन के निकल के आ रहा है, वो आ रहा है राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाया जाता है सेल में दोस्तों? न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। या फिर सेकंड इसी को घुमा के पूछे तो दोस्तों न्यूक्लियोलस किसकी साइट है दोस्तों? राइबोसोमल आरएनए की। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, डीएनए, जो भी है दोस्तों। और दोस्तों आरएनए की फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जानते होंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस किसकी साइट हो जाएगी? राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है दोस्तों? न्यूक्लियोलस में। ओके, राइट। अब आता है दोस्तों क्रोमेटिन। इसमें सेकेंड स्ट्रक्चर किसी पाई जाती है दोस्तों? न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की। तो दोस्तों क्रोमेटिन दीज आर फाइब्रस थ्रेड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी क्रोमेटिन क्या होता है दोस्तों? फाइब्रस थ्रेड्स होते हैं, यानी धागे के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, फाइब्रस, ठीक है। थ्रेड्स धागे के समान स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस में, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? क्रोमेटिन। किसको? फाइब्रस थ्रेड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, किसके बने होता है? दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। किसके बने होते हैं? डीएनए के। और दोस्तों जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस में एक तो होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस किसको सिंथेसिस में काम करता है दोस्तों? आरएनए के में। और जो क्रोमेटिन होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन निकल के लिए आ रहा है आपके कि क्रोमेटिन किसका बना होता है? क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए एंड प्रोटीन्स इसमें। तो द क्रोमेटिन थ्रेड्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने का कार्य कौन करता है सेल में? वो करता है दोस्तों क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन किसमें है दोस्तों? इसमें ऑप्शन आपका न्यूक्लियस भी हो सकता है राइट आंसर, ठीक है। अगर न्यूक्लियस में पूछे कि भाई न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने का कार्य कौन करता है, तो उसमें आ जाएगा राइट आंसर कैरी। अगर सेल में आपको अगर क्रोमेटिन ऑप्शन नहीं दे रखा है ऑप्शंस में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर आपको ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लियस, तो आपको राइट आंसर न्यूक्लियस करना होगा, राइट, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट है जो ये एक तो न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस के ही तो पार्ट है दोस्तों, तो इसमें न्यूक्लियस भी राइट आंसर आ जाएगा अगर सेल में पूछे तो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेज इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यानी जब सेल डिवीजन होता है दोस्तों तो क्रोमेटिन कंडेंसेज इनटू क्रोमोसोम्स, यानी सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन किसको अपने साथ में रखता है दोस्तों? क्रोमोसोम्स को अपने साथ में रखता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स इसके साथ में पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो क्रोमोसोम्स के दोस्तों जो नंबर्स होते हैं पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए कांस्टेंट होती है। यानी कि जैसे कि मैन में कितने 23 पेयर्स पाए जाते हैं गुणसूत्र के, ठीक है। 23 पेयर गुणसूत्र के पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स बता रखे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। कितने पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के? यहाँ पे आपको 22 पेयर क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। बाकी 23वां जो पेयर है वो आपको किसका पाया जाता है? हेट्रोसोम्स का, ओके। तो टोटल पेयर्स कितने हो गए? 23, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। और पेयर अगर पूछे तो 23, जिनमें से 22 तो क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 में होता है वो होता है हेट्रोसोम, राइट। अब चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। थर्ड स्ट्रक्चर होती है वो होती है दोस्तों साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। इट इज़ द रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों? जो सेल मेम्ब्रेन, ये क्या बता रहा है? रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी कि दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? सेल का केंद्र बिंदु होता है। जो केंद्र बिंदु है न्यूक्लियस, उसके बीच में और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो रीजन पाया जाता है, जो स्पेस पाया जाता है, जो स्पेस में जो भी मटेरियल पाया जाता है और भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उन सबको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। रीजन यानी कि जो स्पेस है सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में जो भी तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपके लिए क्वेश्चन में निकल के आएगा, वो आएगा रीजन लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्म, ओके। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, उसके बीच का जो रीजन होता है, स्पेस होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? साइटोप्लाज्म के नाम से, राइट।
साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अब आता है दोस्तों द साइटोप्लाज्म कंटेंस सेल ऑर्गेनेलिज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है इसमें, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है इसे, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोम्स, ऐसी स्ट्रक्चर्स इसमें पाई जाती है। ओके, तो क्या क्या कंटेंट्स रखता है इसमें, क्या क्या अपने साथ में रखता है दोस्तों साइटोप्लाज्म में, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको क्या बोला जाता है, ईआर बोला जाता है। दूसरा आ जाता है वो आता है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस बोला जाता है। ओके, थर्ड आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं इसमें। हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, राइट। साइटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो रीजन होता है, जो स्पेस होता है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, जो तरल पदार्थ होता है एक तरह का। ओके, अब चलते हैं चौथी स्ट्रक्चर कौन सी पाई जाती है सेल में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतने नोट्स सारे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सारे आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपकी इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएँ, ठीक है। और आपको अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में PPMET या फिर PGI MER में आपको अगर एडमिशन लेना है तो हमारे चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहना। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। आपकी एग्जाम से 25 जून को समथिंग होने वाली है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई जा रही है आपके लिए, उनकी टाइपिंग चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो एक बार आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको वहाँ पर आसानी से मिल सके, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, जाकर और हमारे दोस्तों जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, सारा के फ़ायदा उठाएं आप, क्योंकि ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है तैयार। ओके, तो DRX विकास DV प्रो एजुकेशन के साथ में जोड़कर आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, राइट। चलते हैं अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी हमारे सेल की, ठीक है। इसमें सेल की स्ट्रक्चर अब दोस्तों आपको मैं बता दूँ, देखो ये सेल की स्ट्रक्चर जो दोस्तों इसकी आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है क्या, सेल बॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। किस नाम से जाना जाता है इसको, सेल बॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से इसे जाना जाता है, राइट। ये आउटर लेयर होती है, इसको सेल बॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर में जो आपको ये बिंदु दिख रहा है ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक। क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसमें जो ये आपको जाल दिख रहा है ये होता है क्रोमेटिन का नेटवर्क होता है, किसका, क्रोमेटिन का नेटवर्क पाया जाता है। ओके, और इस पूरे क्या बोला जाता है, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ओके, इस न्यूक्लियस के और सेल वॉल के बीच में जो मटेरियल्स है, जो भी है दोस्तों तरल पदार्थ है, जो भी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये सारे किस में आ जाते हैं दोस्तों, किस में आ जाते हैं दोस्तों, ये आ जाते हैं किस में, बताओ। अभी बताया ना आपको, ये देखो पीछे बताया आपको, अभी बताया, अभी इतनी जल्दी भूल गए। देखो साइटोप्लाज्म बोला जाता है इसको, क्या, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बीच में जो भी तरल पदार्थ होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म में सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, राइट। अब दोस्तों देखो राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसमें, ER होती है उसकी स्ट्रक्चर भी इसमें पाई जाती है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस दोस्तों जो सेंटर में मेंशन है, न्यूक्लियस, इसमें जो एक क्रोमेटिन दिख रहा है दोस्तों, ये नेटवर्क दिख रहा है क्रोमेटिन का है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, इसमें और भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ओके, ये हो गई आपकी सेल की स्ट्रक्चर्स, राइट। अब डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है। कुछ स्ट्रक्चर्स तो आपने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि न्यूक्लियस की हो गई, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन की हो गई, साइटोप्लाज्म की हो गई। ओके, सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। अब देखते हैं माइक्रोसोम्स के बारे में, ठीक है। माइक्रोसोम्स इसमें मेंशन नहीं कर रखा है दोस्तों। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ओके, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, माइक्रोसोम्स भी इसमें पाए जाते हैं, शायद ये माइक्रोसोम्स है, राइट, एक मिनट, ठीक है, क्या है ये माइक्रोसोम्स है शायद, है ना। तो इसमें माइक्रोसोम्स पाए जाते हैं दोस्तों, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। दोस्तों यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं किया है, मेंशन इसलिए नहीं किया है यहाँ पे क्योंकि ये क्या होते हैं, स्मॉल बॉडीज़ होते हैं, स्मॉल बॉडीज़ प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, यानी बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में माइक्रोसोम्स पाए जाते हैं सेल में। ओके, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगिंग, दोस्तों सेंट्रीफ्यूगिंग है शायद, सेंट्रीफ्यूगिंग, ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगिंग टिश्यू होमोजिनेट एट वेरी हाई स्पीड। अब हाई स्पीड कितनी है दोस्तों? 10,000 RPM माइक्रोसोम कंटेंस 1। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे? दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगिंग ए टिश्यू होमोजिनेट एट वेरी हाई स्पीड। कौन सा है दोस्तों? कौन सी विधि के द्वारा? सेंट्रीफ्यूगिंग टिश्यू होमोजिनेट के द्वारा। वेरी हाई स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों उसकी? जब इसको सेपरेट करते हैं माइक्रोसोम्स को, उसकी स्पीड हो जाएगी 10,000 RPM। ओके, कितनी? 10,000 RPM उसकी स्पीड हो जाएगी। और दोस्तों फर्स्ट आता है इसमें माइक्रोसोम्स क्या क्या अपने आप में कंटेंट रखता है। तो दोस्तों माइक्रोसोम्स में क्या क्या पाए जाते हैं? फर्स्ट पाया जाता है माइक्रोसोम में राइबोसोम्स, दूसरा आ जाता है ग्रेन्युलर मैट्रिक्स। ओके, माइक्रोसोम्स में किस किस की स्ट्रक्चर पाई जाती है? राइबोसोम्स और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स। आपके लिए क्वेश्चन निकल के आता है राइबोसोम्स और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स किस में पाए जाते हैं? तो माइक्रोसोम्स में। ओके, और दोस्तों माइक्रोसोम्स में कौन सी विधि द्वारा ये अलग किया जाता है राइबोसोम्स और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स से माइक्रोसोम से? वो आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगिंग ए टिश्यू होमोजिनेट एट वेरी हाई स्पीड। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10,000 RPM। ओके, राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोम्स किससे कंसर्न किए जाते हैं दोस्तों? प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा राइबोसोम्स बनाए जाते हैं। ओके, और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स कंटेंट, ठीक है, राइबोसोम्स किसके साथ में जुड़े होते हैं दोस्तों? प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में बनाए जाते हैं। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस से राइबोसोम्स बनते हैं। और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स से वो क्या कंटेंट रखता है दोस्तों? ग्रेन्युलर मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीडेजेज। क्या? ऑक्सीडेजेज विद जनरेट हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या? ऑक्सीडेजेज। इसमें दोस्तों ग्रेन्युलर जो मैट्रिक्स है ये क्या रखता है अपने आप में? ऑक्सीडेज रखता है, जो कि जनरेट हाइड्रोजन परऑक्सीडेज। यानी ये ग्रेन्युलर मैट्रिक्स है वो ऑक्सीडेज रखता है अपने साथ में, और वो क्या जनरेट करता है दोस्तों? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड सेल में कौन जनरेट करता है? ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज किस में पाया जाता है? ग्रेन्युलर मैट्रिक्स में। और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स किस में पाया जाता है? माइक्रोसोम्स में। ओके, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड आ जाता है इसमें कैटालेज विद कन्वर्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीडेज होता है इसमें, तो वो ग्रेन्युलर मैट्रिक्स में ऑक्सीडेज पाया जाता है, वो क्या जनरेट करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और फिर इसमें कैटालेज एंजाइम है वो क्या काम करता है? कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में। ठीक है, तो सेल में हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? कैटालेज एंजाइम। ठीक है, और ऑक्सीडेज क्या काम करता है? जनरेट करने का हाइड्रोजन परऑक्सीडेज को। ठीक, राइट, हो गए सारे क्वेश्चंस डिस्कस। दोस्तों इनकी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस MCQ आपको बनाकर बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बने रहना हमारे चैनल के साथ में। इन सबसे जितने भी MCQ क्वेश्चंस निकल के आते हैं सेल के जो चैप्टर से दोस्तों, करीबन 50 क्वेश्चंस, कितने 50 क्वेश्चंस इससे निकल के आते हैं, समथिंग 50 क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको अलग से। ये तो दोस्तों थ्योरी की क्लास है, क्योंकि आपको अगर पहले थ्योरी की क्लास पढ़ा दी जाएंगी तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए आपको थ्योरी की क्लास लगाई गई है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ऑर्गेनेलिज ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेलिज। ठीक है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपको बताया मैट्रिक्स है जो कि न्यूक्लियस और सेल वॉल के मिडिल में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज है दोस्तों? ऑर्गेनेलिज यानी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के बीच में, सॉरी सेल वॉल के और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है। अब इसमें फर्स्ट आ जाता है दोस्तों ER, जिसको क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्वेश्चन निकल के आता है फुल फॉर्म ऑफ द ER। ER की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, यानी मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेली क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्म हो जाएगी। ओके, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है वो होती है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म वो क्या हो जाएगी? हमारी ER। ओके, ER कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन विच आर सेपरेटेड बाई ए स्पेस, यानी दोस्तों ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसकी कौन सी मेम्ब्रेन के साथ में बनी होती है? कितनी मेम्ब्रेन की ये बनी होती है? तो ये इसमें मेम्ब्रेन कितनी होती है दोस्तों? 2 मेम्ब्रेन होती है ER में। ठीक है, ER में 2 मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, 2 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाई ए स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन वो किसके द्वारा सेपरेट की जाती है? स्पेस के द्वारा सेपरेट की जाती है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 2 टाइप्स की होती है दोस्तों, एक तो होती है ग्रेन्युलर, और जिसको क्या बोला जाता है? ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है? रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या बोला जाता है? रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, RER के नाम से जाना जाता है, रफ एंड सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। तो ER के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा ग्रेन्युलर, जिसको किस नाम से और जाना जाता है, ग्रेन्युलर या फिर रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग राइबोसोम्स, जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, ग्रेन्युलर ग्रेन्यूल्स जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या है सेल में, वो है दोस्तों राइबोसोम्स। ओके, और दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका राइबोसोम्स का वर्क क्या है, ठीक है। तो राइबोसोम्स का कार्य क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इसका पार्ट कौन सा, फर्स्ट तो होगा ग्रेन्युलर। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों एग ग्रेन्युलर पार्ट होता है इसका, ठीक है, ER का एग ग्रेन्युलर पार्ट, एग ग्रेन्युलर पार्ट। और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसे जाना जाता है। उसको बोला जाता है दोस्तों रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ग्रेन्युलर को बोला जाता है, ठीक है, RER। और एग ग्रेन्युलर को क्या बोला जाता है, SER, ठीक है, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो इनको आपको सेकंड नाम से भी पूछा जा सकता है कभी कभी। दिस डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स, यानी कि जो ग्रेन्युलर जो दोस्तों पार्ट होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ग्रेन्युलर पार्ट होता है उसमें तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन एग ग्रेन्युलर जो पार्ट है उसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, यानी कि जो ग्रेन्युलर होता है दोस्तों, ग्रेन्युलर में तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और एग ग्रेन्युलर में क्या होता है दोस्तों, एग ग्रेन्युलर में फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स तो हो गई थी ग्रेन्युलर में, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट हो गई थी राइबोसोम, ठीक है। और फैटी एसिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस की साइट क्या है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में एग ग्रेन्युलर साइट, ठीक है। तो ER का अगर फंक्शन पूछे तो ER में दोनों आ जाएंगे दोस्तों, कौन सा, एक तो हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। लेकिन अगर पूछे अलग से पर्टिकुलरली एग ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है, तो वो आ जाएगा दोस्तों फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस का काम करती है। ओके, इसका दूसरा नाम स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज क्या है, नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज है वो है हमारी गोल्गी एपरेटस। ओके, गोल्गी एपरेटस इट इज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड कंटेंस वेसिकल्स, ठीक है। गोल्गी एपरेटस क्या है दोस्तों, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, इसकी कप शेप स्ट्रक्चर होती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है गोल्गी एपरेटस की शेप कैसी होती है, कप शेप्ड, ठीक है। और ये अपने आप ने किसको धसे रखते हैं दोस्तों, वेसिकल्स को। इट इज़ द सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अपेक्स ऑफ द सेल, ठीक है। अपेक्स के दोस्तों सेल का जो अपेक्स होता है उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, दोनों के बीच में ये धसी होती है, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड होती है ये, कहाँ पे सेट होती है दोस्तों, ये कहाँ पे पाई जाती है, सेल में। तो ये सेल में पाई जाती है न्यूक्लियस के और अपेक्स ऑफ द सेल के मिडिल में पाई जाती है, दोनों के बीच में, ठीक है। तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन पीरियर टू देयर सीक्रेशन। क्या कह रहा है दोस्तों, इट इज़ कंसर्न्ड विद द कंसंट्रेशन, यानी दोस्तों ये किसके वहाँ पे पाई जाती है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन पीरियर टू देयर सीक्रेशन, राइट। इट इज़ कंसर्न्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, यानी किसके द्वारा बनी होती है दोस्तों, गोल्गी एपरेटस है वो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन पीरियर टू देयर सीक्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रोटीन का सीक्रेशन होता है उससे पहले कॉन्सेंट्रेशन होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन से गोल्गी एपरेटस बनी होती है। ओके, राइट। गोल्गी एपरेटस किसी बनी होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन सी, राइट। अब सेकंड लास्ट आता है वो आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेल वाले टॉपिक में। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दे ऑकर इन दी साइटोप्लाज्म एट वेरिएबल नंबर्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया न्यूक्लियस और सेल वॉल के मिडिल का स्पेस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, ठीक है। एट वेरिएबल नंबर्स, यानी कि काफ़ी संख्या में यह पाया जाता है। ओके, एक ही नंबर नहीं है दोस्तों, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में नहीं पाया जाता, एक सेल में काफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड्स, यानी कि
100 से और हजारों तक की संख्या में यह माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, राइट। कितनी संख्या में? 100 से हजारों तक की संख्या में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियंस जिनको बोला जाता है, वो किसके बने होते हैं दोस्तों? 2 लेयर्स के बने होते हैं, ठीक है। और 2 लेयर्स कौन कौन से होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों? इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया कितने लेयर्स का बना होता है? तो 2 लेयर्स का, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर हो जाएगी आउटर लेयर, जिसको क्या बोला जाता है? स्मूथ लेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सेकंड हो जाती है, वो हो जाती है इनर लेयर फोल्डेड इनटू शीट्स, यानी दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर होती है वो इस तरह से फोल्डेड होती है, ठीक है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? ट्यूबुल्स कॉल्ड एज क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है, राइट। आउटर लेयर होती है वो तो बिल्कुल एक जैसी पाई जाती है, ठीक है, जिसको स्मूथ के नाम से जाना जाता है। और जो इनर लेयर होती है वो दोस्तों फोल्डेड होती है इनटू शीट्स में, जिसको क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है, राइट। क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। अब बोथ दीज लेयर्स एनक्लोज ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी दोस्तों जो दोनों लेयर होती है वो अब इन दोनों के बीच में किसको दोस्तों कंट्रोल करके रखती हैं? इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो उसमें किसको एनक्लोज रखती हैं? वो सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। किसको एनक्लोज रखते हैं? दोनों लेयर्स हैं वो, यानी कि दोस्तों ये तो हो गई आउटर लेयर, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर। तो इसके बीच में जो मैट्रिक्स पाया जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के सेंटर में, तो उन दोनों को दोस्तों दोनों लेयर वो मैट्रिक्स को एनक्लोज करने का कार्य करती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेंटर में मैट्रिक्स पाया जाता है उनको कवरिंग का कार्य करती हैं, ठीक है, राइट। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट का हमारा जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है द माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड सम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वो किसका बना होता है दोस्तों? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड सम राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया किसका बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड्स का, या फिर सम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ओके। तो इसमें तीनों का मिक्स होता है तब जाकर माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, राइट। दे आल्सो कंटेन सम इंपॉर्टेंट एंजाइम सिस्टम्स, यानी कि इसमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के अलावा इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट एंजाइम सिस्टम्स भी इसमें पाए जाते हैं, राइट। तो द माइटोकॉन्ड्रिया आर चीफली कंसर्न विद द सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर ऑक्सीडेशन का भी कार्य करता है, ओके। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सेल्यूलर रेस्पायरेशन, राइट। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पायरेशन का कार्य कौन करता है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अब आता है नेक्स्ट ऑर्गेनेल आती है हमारी, वो आती है लाइसोसोम्स। दे आर स्मॉल स्पेरिकल और ओवल बॉडीज सराउंडेड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन, राइट। तो दोस्तों जो ये लाइसोसोम्स होते हैं दे आर स्मॉल स्पेरिकल और ओवल बॉडीज़, ठीक है। कैसे होते हैं? स्मॉल स्पेरिकल या फिर ओवल बॉडीज़ होती हैं जो किसके द्वारा सराउंडेड होती है? बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा, राइट। किसके द्वारा? एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा ये घिरे होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स में कैसी मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। शेप में कैसे होते हैं? स्पेरिकल और ओवल बॉडीज, राइट। दे वेरी इन नंबर एंड कंटेन ए वेराइटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये वेरी हो सकते हैं नंबर्स में, यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, और वेराइटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम्स में से क्वेश्चन कौन सा निकल कर रहे हैं? लाइसोसोम्स क्या होते हैं? वेराइटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। आपको ऐसे भी पूछ सकता है सेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें लाइसोसाइम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को अपने आप में रखते हैं। तो द लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस एंगल्फ्ड बाय द सेल, ठीक है। तो जो लाइसोसोम्स क्या कार्य करता है दोस्तों? ब्रेक डाउन का कार्य करता है बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस, जो कि किसके द्वारा एंगल्फ किए जाते हैं दोस्तों? सेल के द्वारा, ठीक है। तो लाइसोसोम सेल का जो ग्रेवयार्ड हो गया दोस्तों, सेल में जो किल करने का कार्य करता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं सेल में, उनको किल करने का कार्य कौन करता है? ब्रेक डाउन करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? लाइसोसोम, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। द डैमेज्ड इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज आर आल्सो ब्रोकन डाउन एंड डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स, यानी दोस्तों जो डैमेज्ड इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज होती है, जो कि सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे सेल में कोई भी और भी स्ट्रक्चर है, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गए, और भी है, ठीक है। तो सबको दोस्तों डैमेज हो जाती हैं कभी भी, तो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज होती हैं जितनी भी मैंने आपको बताई है, ये अगर डैमेज हो जाती है तो किसके द्वारा ब्रेक डाउन की जाती है दोस्तों? ये लाइसोसोम्स के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है, और डाइजेस्टेड किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा इनको खाया जाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन किया जाता है और इसको लाइसोसोम के द्वारा खाया जाता है सेल में, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन से पूछे वो बस पूछ सकता है यहाँ पे
कि लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है बैक्टीरिया को। दूसरा, डैमेज्ड इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेलीज को ब्रेक डाउन करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। और डाइजेशन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है आपकी सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या है? इट इज़ ए स्मॉल रॉड शेप्ड। सेंट्रोसोम की शेप कैसी है दोस्तों? रॉड शेप का होता है सेंट्रोसोम। किस शेप का होता है? रॉड शेप की बॉडी होती है, फाउंड नियर द न्यूक्लियस। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? न्यूक्लियस के पास में सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं, राइट। सेंट्रोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के पास में। इनकी शेप कैसी हो जाएगी? रॉड शेप के ये होते हैं। ठीक है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के टाइम पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंट्रोसोम्स। ओके, आपको क्वेश्चंस बन के आ सकता है कि भाई सेल डिवीजन के टाइम पे इम्पोर्टेंट रोल कौन अदा करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम्स, राइट। द सेंट्रोसोम्स इज सराउंडेड बाई ए रेडिएटिंग थ्रेड्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स के सराउंडेड में क्या होता है दोस्तों? रेडिएटिंग थ्रेड्स होते हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको सेंट्रोसोम्स इज सराउंडेड बाई, ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो राइट क्या हो जाएगा उसमें? रेडिएटिंग थ्रेड्स। और लाइक स्ट्रक्चर, इनके जैसी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। इट कंटेंस 2 सेंट्रोल्स। ओके, तो सेंट्रोसोम्स में कितने सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं दोस्तों? 2 सेंट्रोसोल्स इसमें पाए जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है वो आता है दोस्तों माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर स्ट्राइट होलो सिलेंड्रिकल विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 200 एंगस्ट्रॉल। दोस्तों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है सेल में, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल में पाई जाती है, उनका डायमीटर कितना होता है दोस्तों? 200 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है, राइट। और इनकी शेप कैसी होती है दोस्तों? स्ट्राइट और होलो सिलेंडर्स। ठीक है, सिलेंडर के जैसी इनकी शेप होती है, राइट। दे आर कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस और सेल शेप। ठीक है, मेंटेनेंस और सेल शेप। दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सीलिया, यानी कि ये दोस्तों माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किसके काम में सबसे ज़्यादा आती है? आल्सो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सीलिया, यानी कि सीलिया का जब मूवमेंट होता है उसके साथ में ये एसोसिएट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो सीलिया का मूवमेंट होगा तब उनके साथ में कौन एसोसिएट होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प या फिर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सीलिया। ठीक है, फ्लैजेला एंड मिटोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, तो किसके साथ में एसोसिएट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो सीलिया के साथ में, फ्लैजेला के साथ में होते हैं और मियोटिक स्पिंडल्स के साथ में, राइट। तो दोस्तों वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सेल के फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सेल के फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों, सेल टॉपिक आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर करा दिया जाएगा। इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए आपको बिल्कुल एकदम से राइट आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। सेल टॉपिक आपको कहीं भी कोई सी भी एग्जाम में कैसे भी आ जाए, कैसे भी पूछ ले, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा सेल से, मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल के साथ में शुरू से एंड तक बने रहना, तब तक आपके एग्जाम्स हों फिर आप हमको बताना। एक बार दोस्तों यूपी की जो एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों, यूपी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई गई थी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो बच्चों के काफ़ी कमेंट आए थे, सर आपने जो पढ़ाया उसमें से बहुत क्वेश्चंस आए। ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे फंसे थे दोस्तों बायोलॉजी के, राइट। आपको दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करनी है तो हमारे चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशंस, नोटिस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, सारी टेस्ट सीरीज, PDF वगैरह इजीली आपके पास में आ सके। ठीक है, तो बने रहना हमारे चैनल के साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ सेल प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको सेल के फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।